Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are doing very well. Now students, in continuity with the previous lecture related to the important questions of current electricity, we have the next problem. ये next problem हमारी है two heating elements of resistance R1 and R2 when operated at a constant supply of the voltage V. मतलब आपके पास दो हीटिंग एलिमेंट हैं, एक का रेजिस्टेंस R1 है, एक का रेजिस्टेंस R2 है। दोनों ही क्या होते हैं, वोल्टेज V पे क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं और कंज्यूम करते हैं। एक पावर P1 को कंज्यूम करता है और एक पावर P2 को कंज्यूम करता है। वो आपके पास दिया हुआ है। Deduce the expression for the power of their combination when they are in turn connected in the series and parallel। मतलब जब इनको हीटिंग एलिमेंट को सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन। क्लियर? और तब भी आपके पास क्या होगा कि जो वोल्टेज होगी इनके कॉम्बिनेशन के क्रॉस भी वही क्या रहेगी, सेम रहेगी। कितनी मींस बी। ठीक है, तो वही आपने क्या करनी है, यूज करनी है। तो देखिए आप कैसे करोगे इसको। सबसे पहले मैं कर रहा हूं फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो सबसे पहले मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं फॉर सीरीज। अब देखिए आपको ये चीज बेसिकली चेक करनी है कि कौन सा रिलेशन पावर का आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन है, और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो टोटल रेजिस्टेंस तो क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा। क्लियर? अब देखिए यहां पे रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, पावर है, तो उसके हिसाब से पावर का कौन सा एक्सप्रेशन आपके पास यूज होगा, लाइक P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R। ये वाला एक्सप्रेशन मेरे पास क्या होगा, यूज होगा। क्लियर? अब फर्स्ट के लिए मैंने लिख लिया P1 इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R1। V तो क्या रखना है, सेम रखना है। ऐसे ही आपके पास क्या होगा, P2 का वैल्यू क्या होगा, वी स्क्वायर बाय R2 होगा। एंड फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन मैं क्या लिख रहा हूं, PS इक्वल टू वी स्क्वायर बाय RS। क्लियर? मतलब PS होगी पावर फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन, RS हो गया रेजिस्टेंस फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां से मेरे पास R1 का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P1, और ऐसे मेरे पास R2 का वैल्यू क्या आएगा, वी स्क्वायर बाय P2, और RS का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, वी स्क्वायर बाय PS। ये मेरे पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जितने भी वैल्यूज हैं RS, R1, R2 की, वो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लो। तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय PS इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P1 प्लस वी स्क्वायर बाय P2। मेरे पास यहां पे ये चीज आ जाएगी, वी स्क्वायर आप क्या लोगे, कॉमन, एंड देन इट विल बी गेट कैंसल आउट, एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन PS इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। ये मेरे पास आ जाएगा। मींस सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास टोटल पावर क्या आएगी, 1 अपॉन PS इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। मतलब जैसे हम रजिस्टर्स को पैरेलल में ऐड करते हैं ना, वैसे सीरीज में क्या ऐड होती है, पावर। क्लियर? अब आपके पास आता है फॉर पैरेलल। पैरेलल के लिए देखिए कैलकुलेशन हम किस टाइप से करेंगे। नेक्स्ट है पैरेलल। अब स्टूडेंट पैरेलल के लिए आपके पास क्या होगा, देखिए रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये होगा। अगर मैंने पावर लिखनी है तो पावर क्या होती है, वी स्क्वायर बाय R। फॉर द फर्स्ट मैंने ये लिख दिया, फॉर द सेकेंड मैंने क्या लिखा, P2 इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R2, एंड फॉर द पैरेलल PP इक्वल टू वी स्क्वायर बाय RP। मैंने इस टाइप से लिख दिया। तो इसका मतलब यहां से R1 का वैल्यू क्या आएगा, वी स्क्वायर बाय P1 आ जाएगा, और R2 का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, वी स्क्वायर बाय P2 आ जाएगा। ऐसे मेरे पास RP का वैल्यू क्या आएगा, वी स्क्वायर बाय RP आ जाएगा। क्लियर? ये वैल्यूज आ गए। अब मैंने क्या करना है, मतलब RP का वैल्यू, सॉरी यहां पे PP आएगा। क्लियर? अब ये वैल्यूज हमने क्या करना है, यहां पे पुट कर देने हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वी स्क्वायर बाय PP इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर बाय P1 प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर बाय P2। वी स्क्वायर का तो आपको पता है कॉमन लेके कैंसिल आउट, तो पावर आपके पास क्या आएगी, इस टाइप से आ जाएगी, P1 प्लस P2।
तो आप देख सकते हो कि पावर पैरेलल में कैसे ऐड हो रही है, जैसे आपके पास रेजिस्टेंसेस सीरीज में ऐड होते हैं, तो इस टाइप से आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एनी डाउट? नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain the variation of conductivity with temperature for a metallic conductor and ionic conductor। स्टूडेंट वैसे तो जस्ट एक आर्टिकल फॉर्म है, बट जैसे हमने आर्टिकल कर रखा है वी हैव टू डिस्कस द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब वेरिएशन हमने डिस्कस करनी है किसकी, कंडक्टिविटी की या रेजिस्टिविटी की भी आप कह सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और ये हमारे पास थ्योरी पार्ट में आर्टिकल है, बट है क्या कि जस्ट वी शुड नो द डिफरेंस, कि वहां पे हम सिंपल एक मेटल के डिस्कस करते थे और एक हम डिस्कस करते थे अबाउट द सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और एक अलॉयज के बारे में डिस्कशन करते थे। बट यहाँ पे है दोनों ही आपके पास कंडक्टर है, बट एक आपके पास मेटालिक कंडक्टर है, एक आयनिक कंडक्टर है। क्लियर? स्टूडेंट देखिए आपके पास क्या होता है कि जब आप किसी भी मटेरियल का, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है और आपके पास ये कंडक्टर है, अभी मैंने कोई बात नहीं करी है कि हाँ कि मेरे पास ये मेटालिक कंडक्टर है या आयनिक कंडक्टर है। आपको पता है कि एटम के केस में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। जब आप क्या करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो इसकी वजह से ना आपके पास टू फिनोमिनस अकर होते हैं यहाँ पे। दो फिनोमिनन कौन कौन से यहाँ पे अकर होंगे, एक तो क्या होगा, इनकी नंबर ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज करेंगी, और एक क्या होगा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर भी इंक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मेटल है तो मेटल के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसके साथ लूजली बाउंड होगा, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए क्या चाहिए होगी, लेस अमाउंट की एनर्जी चाहिए होगी। तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर मींस इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और साथ ही साथ नंबर ऑफ वाइब्रेशन भी इंक्रीज हो रही है। यू हैव टू सी कि कौन सा फैक्टर किसके ऊपर डोमिनेंट है, तो वो चीज आपने चेक करनी है। बिकॉज जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज करती हैं, अगर वाइब्रेशन इंक्रीज करती हैं तो इलेक्ट्रॉन का निकलना डिफिकल्ट होगा, तो रेजिस्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है, और अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है तो कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो हमने बेसिकली डिस्कस करना है कि कौन सा फैक्टर किसके ऊपर डोमिनेट है। बिकॉज अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर भी इंक्रीज करते हैं, और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर की वजह से क्या होती है कि अगर चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। वी हैव टू डिस्कस कि कौन सा फैक्टर किसके ऊपर प्रीडोमिनेंट है। अब देखिए इसमें आपके पास क्या होगा, अगर मैं डिस्कस करता हूं मेटालिक कंडक्टर के लिए, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन भी बढ़ेंगी और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। बट यहां पे नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो होती हैं किस केस में, मेटालिक कंडक्टर के केस में आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो यहां पे होंगी नंबर ऑफ कैरियर्स के कंपैरेटिवली ज्यादा होंगी। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हुई, और अगर इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हुई तो इसका मतलब क्या है, इसकी कंडक्टिविटी लेस होगी। तो इसका मतलब क्या है कि मेटालिक कंडक्टर के केस में विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर आपके पास कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज आयनिक कंडक्टर। आयनिक कंडक्टर में क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो इसमें आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं, और जब आयनिक बॉन्ड्स के ब्रेक होते हैं तो उससे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर भी इंक्रीज हो रहा है, वाइब्रेशन भी इंक्रीज हो रही है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आपके पास ज्यादा हुए एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, तो एक तरह से कंडक्टिविटी फैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दोनों में क्या है, रिवर्स इफेक्ट है, क्या कि इसमें कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी और इसमें कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट? स्टूडेंट्स रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।